स्टूडेंट्स, हम लोगों का मुख्य परीक्षा 2021 सिविल सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस का विश्लेषण में आप लोगों का स्वागत है। इस प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को हम फिर से बता दें, एक बार आपको पता होगा कि हमारा जो YouTube चैनल द इकोनॉमी का IAS आप इसे सब्सक्राइब करिए और लगातार प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था जो यूपीएससी में आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार हर स्तर पर मदद करने वाली है, क्योंकि हम लोगों का विश्लेषण उन सैद्धांतिक पक्षों, उन आधारभूत विचारों पर आधारित है जो एक सामान्य बच्चे को पता नहीं होते। क्योंकि हम ऑप्शनल पेपर अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोगों को यह समझ में आएगा कि वास्तव में इकोनॉमी को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। और पिछला 25 इयर्स का अपना एक्सपीरियंस जो यूपीएससी के भारत के विभिन्न भागों में बच्चों को पढ़ाया गया, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, इसीलिए मैंने अपना ये चैनल शुरू किया ताकि ऐसे बच्चे जो आर्थिक अभाव के कारण पहुंच नहीं पाते, वो घर बैठे भी इस तरह का लाभ अर्जित कर सकें। हम लोगों का ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर 9999237051 पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस में। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने, एक वर्ड आया भूमि सुधारों ने, सीमांत और छोटे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सुधार करने में किस प्रकार सहायता की है। क्वेश्चन बहुत स्पष्ट है। भूमि सुधारों का लघु और सीमांत कृषकों पर सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में क्या योगदान है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। पहले मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट का कंटेंट समझाऊंगा, यानी क्या विषय वस्तु आपको समझ में आएगी। उसके बाद किस तरह से आंसर लिखोगे, इसका विश्लेषण हम आज अपने इस प्रश्न में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि भूमि सुधार है क्या और भूमि सुधार भारत सरकार ने क्यों लागू किया। भूमि सुधार का मतलब है भूमि और समाज के सामाजिक संबंधों में, भूमि एवं समाज के सामाजिक संबंधों में ऐसा परिवर्तन करना जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या कर सकें, लोगों में सामाजिक आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि कर सके और उत्पादकता बढ़ा सके। हमारे दो टारगेट थे, उत्पादकता को बढ़ावा देना और साथ ही समता के लक्ष्य को प्राप्त करना। समता एवं कल्याण, आपके लिए ये शब्द कुछ नए होंगे। समता माने आप जानते हैं, ब्रिटिश सरकार ने जो भूधारण प्रणाली अपनाई थी देश के अंदर, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, ये तीनों व्यवस्थाएं देश की उत्पादकता और सामाजिक समरसता के लिए बहुत ही अहितकारी थी। जो आपका लैंडलॉर्ड होता था, जमींदार जिसे आप बोलते हो, इसका नाम अलग अलग भागों में, कहीं जमींदार, कहीं रैयतवार, कहीं महलवार, तीन नामों से अलग अलग क्षेत्रों में प्रथा प्रचलित थी। ये जमींदार राज्य और कृषक के बीच में एक दलाल के रूप में था, एक ब्रोकर के रूप में काम करता था। ये कृषकों से बहुत ज्यादा लगान वसूल कर लेता था और बहुत ज्यादा शोषण करता था। राज्य को बहुत कम लगान प्राप्त होता था। सारा भूमि का अधिकार इस व्यक्ति के पास था, यानी संपत्ति के वितरण में भारी असमानता थी। और परिणाम क्या होता था, इन कृषकों के पास उत्पादन अगर बहुत कम हो, यानी इनकी आय का स्तर बहुत कम हो, तो इनकी बचतें तो जीरो हो जाएंगी, और यदि बचत जीरो है तो इनके द्वारा कृषि में किया गया निवेश भी जीरो होगा। इस तरह से कृषि का विकास अवरुद्ध होगा। दूसरी ओर राज्य को भी इस लगान जो इन्होंने इकट्ठा किया, भूमि के प्रयोग की कीमत जिसे हम साधारण भाषा में लगान कहते हैं, उसका स्तर भी अगर जीरो हो जाए तो हमारा राज्य भी इस स्थिति में नहीं होगा कि वो भूमि में कोई संरचनात्मक सुधार कर सके, भूमि के लिए अधोसंरचना का विकास कर सके, भूमि के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दे सके। परिणाम यह होना था कि कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया।
एक पॉइंट समझ में आया कि भाई भूमि सुधार की जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसके क्या लक्ष्य थे। दो बिंदु मैंने आपसे चर्चा करे। अब तीसरा बिंदु जो आपको बहुत ही निहायत रूप से समझना चाहिए कि आखिर इस भूमि सुधार के भाग क्या क्या थे। तब आपको समझ में आएगा कि इससे सीमांत और लघु कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन आने वाला था। इस भूमि सुधार के अंतर्गत तीन मुख्य सुधार किए गए। प्रथम, मध्यस्थों की उन्मूलन, मध्यस्थों का उन्मूलन। ये मध्यस्थ कौन थे, जैसे मैंने अभी चर्चा करी, उत्तर भारत में इन्हें जमींदार कहा जाता था, अन्य भागों में रैतवार एवं महलवार। इन लोगों को, जमींदार के अंदर केवल एक व्यक्ति होता था, रैतवार के अंदर पूरा एक परिवार होता था जो लगान संग्रह करने के लिए उत्तरदायी था और राज्य को देने के लिए उत्तरदायी था। महलवार के अंदर पूरा एक गांव जो प्रभावी जातियों से, डोमिनेंट कास्ट का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्रभावी जाति उन लोगों का होता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषकों का शोषण कर सकें, कुछ हिस्सा राज्य को दे और फिर अपनी शान शौकत में उसे व्यय कर सकें। तो पहला सुधार किया गया मध्यस्थों का उन्मूलन। दूसरा, इसमें काश्तकारी सुधार थे। काश्तकारी सुधार, आप लोगों को यह पता होना चाहिए काश्तकार हम कहते किसे हैं। ऐसा कृषक जो दूसरे की जमीन लगान पर लेकर, इससे लेगा, भूस्वामी से लेगा, और भूस्वामी कौन थे, जमींदार, रैतवार, महलवार, इन लोगों से जमीन लेकर किराया उसे लगान देता था और इसके बदले वो खेती करता था। इसके अंदर काश्तकारी सुधार में मुख्य रूप से तीन प्रकार के सुधार किए गए। लगान का नियमन, लगान का नियमन यानी कितना लगान हो, इस पे चर्चा होगी। दूसरा, इसमें मेजर सुधार किया गया काश्तकार के काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्त अधिकार की सुरक्षा यानी किस समय तक की सुरक्षा। एक काश्तकार जमींदार की भूमि पर खेती कर सकता है, जल्दी जल्दी बेदखल होते थे, इसकी भी हम छोटा छोटा हम चर्चा करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि 150 वर्ड्स में लिखना ये सारा केवल आपको समझाने के लिए है। लिखना क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इतना सारा विषय वस्तु 150 शब्दों में नहीं लिखी जाती। और आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण गलत तरीके से किया गया है। आप ऑनलाइन जाके डिफरेंट इंस्टीट्यूट के पढ़ोगे आंसर रिटिन में, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, उसमें वेग चीजें दी गई है और यूपीएससी में वेग नहीं चलता बच्चों। और इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ के, उनके मार्क्स बड़े खराब आ रहे हैं जनरल स्टडी में, विशेष रूप से हिंदी मीडियम के बच्चों का। और ये मेरा प्रयास है कि हिंदी मीडियम के हर बच्चे के कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था जो मेरी विषय वस्तु है उसमें मैं सुधार कर सकूं। तो आप, तीसरा सुधार क्या होगा काश्तकारी सुधार के अंदर, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेजर रिफॉर्म थे। तीसरा सुधार था काश्तकार को भूमि का मालिकाना अधिकार, काश्तकार को भूमि का मालिकाना अधिकार, भूमि का मालिकाना अधिकार देना, अधिकार देना। जबकि तीसरा जो मेजर रिफॉर्म था उसमें दो मेजर रिफॉर्म थे, सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन एवं भूचकबंदी, भूचकबंदी। अब आपके समझ में ये पूरा खाका आ गया होगा। इसका आधार बनाकर आपको यह जस्टिफाई करना है कि इन सुधारों के परिणाम स्वरूप हमारा लघु और सीमांत किसान की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होगा। पॉइंट बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सबसे पहले देखिए, अगर मध्यस्थों का उन्मूलन कर दें, इन जमींदारों को समाप्त करके राज्य से किसानों को या काश्तकारों को सीधा जोड़ दें, तो परिणाम क्या होगा, इन काश्तकारों के पास भी भूमि होगी। विशेष रूप से ये जो सीमांत यानी ऐसे कृषक जिनकी भूमि की जो होल्डिंग लिमिट है, जो धारण करते हैं, जो उनके पोजेशन में वो 0 से लेकर 1 हेक्टेयर तक है,
ऐसे किसान सीमांत किसान कहलाए गए, और ऐसे किसान जिनके पास भूमि की 1 हेक्टेयर से लेकर कितना 9 हेक्टेयर तक जमीन है, वो लघु किसान कहे गए। 10 हेक्टेयर का किसान बड़ा किसान हो जाता है, छोटा किसान नहीं रहता। ये क्लासिफिकेशन था। वास्तव में इनकी, क्योंकि उस समय हमारी कृषि की भूमि की प्रोडक्टिविटी बड़ी कम थी, और यदि उत्पादकता बहुत कम थी तो परिणाम क्या होगा, इन किसानों की आय का स्तर भी बड़ा कम था। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लगान के रूप में ले लिया जाता था, और जब हमने इन्हें समाप्त किया तो सीधा उनका भूमि पर मालिकाना अधिकार होगा। इसके लिए हमने काश्तकारी सुधार भी किए। लगान उस समय, आज भी बहुत भारी लगान है। कुल कृषि उपज का भारत के विभिन्न भागों में उस समय कुल उत्पादन के रूप में लगान का निर्धारण 50% से लेकर 75% तक होता था। ये नीति भी बहुत अभी तक कारगर साहब से लागू नहीं की जा सकी। काश्तकार 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी काश्तकार, और दूसरा जो हमारा उपकाश्तकार है, और एक तीसरा है जो अस्थायी काश्तकार है। 3 क्लासिफिकेशन है। इसमें उपकाश्तकार और अस्थायी काश्तकार की स्थिति बहुत खराब थी, बड़ी दयनीय थी। छोटी छोटी बातों पे उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। इसके लिए भारत सरकार ने नियम बनाए, थोड़ा थोड़ा मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। कास्ट अधिकार की सुरक्षा के लिए 1972 में लैंड सीलिंग एक्ट, यानी भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण कर, जिसे एक बड़ा किसान जो भूस्वामी धारण कर सकता था, वो सिंचित क्षेत्रों में 10 एकड़ आज की तारीख में, और असिंचित क्षेत्रों में 20 एकड़। पहले ये 15 एकड़ और 22 से लेकर 44 एकड़ तक थी। सिंचित क्षेत्रों में 15 एकड़ थी, और असिंचित क्षेत्रों में 22 से लेकर 44 एकड़ तक थी भूमि की उत्पादकता के आधार पर। और इसका जो निर्धारण किया गया था 1972 में, उसका आधार था आर्थिक जोत। आर्थिक जोत की बड़ी सिंपल परिभाषा है। परिभाषा क्या है? ऐसा भूमि का आकार जिसके माध्यम से 5 सदस्यों के परिवार, जिसमें मदर फादर यानी माता पिता और 3 अवयस्क बच्चे एक बढ़िया जीवन जी सके। उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं वो भूमि का टुकड़ा कर सके, उसे हमने आर्थिक जोत कहा। और जिसकी सीमा हमने 15 एकड़ निर्धारित करी। कब? 1972 में। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि भारत कम से कम 540 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त करेगी। पर वास्तव में 74 लाख एकड़ भूमि का डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें से गरीबों में आज तक 64 लाख एकड़ जमीन बांटी गई। यानी ये लक्ष्य भी हम प्राप्त नहीं कर सके। लगान का नियमन नहीं कर सके, काश्त अधिकार की सुरक्षा नहीं कर सके, मध्यस्थों का उन्मूलन नहीं कर सके। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़िए। भूमि सुधारों की सीमांत छोटे किसानों की किस तरह से सुधारने में किस प्रकार सहायता की है। आप बहुत हद तक हम इसमें सफल नहीं हुए, लेकिन आंशिक रूप से सफल हुए। उसके क्या फायदे हैं, ये तो आपने समझा कि भू सुधार का भाग क्या है, उसमें क्या क्या भाग हैं। अब उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, एक एक पॉइंट में आपको समझना है। हमने मध्यस्थों का उन्मूलन किया, तो हमारे छोटे और सीमांत यानी लघु और सीमांत किसानों के पास क्या हुआ जी? भूमि का मालिकाना अधिकार मिला। भूमि का मालिकाना, उससे क्या होगा? अब उनके पास भूमि है तो लगान देना नहीं है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और हुआ, कुछ हद तक हमने ये सुधार किया। इसके बावजूद भी, क्योंकि इन्हें कम भूमि प्रदान की, राज्य ने कम भूमि का आकार था, ये काश्तकार यानी भूस्वामी की जमीन पे खेती करते रहे। वहां सरकार ने कोशिश करी कि लगान को कुल कृषि उपज का 1/5 कर दिया जाए, और इसका निर्धारण रुपए पैसे में यानी मौद्रिक टर्म में होने लगे, ताकि उनके मोटिवेशन में कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। काश्त अधिकार की सुरक्षा के लिए भी सरकार ने उपाय किया। आज भी सरकार प्रयासरत है। काश्तकारी पे जितनी खेती होती है उसके डाटा इकट्ठा कर रही है, तो उससे क्या होगा? उनके काश्त अधिकार की सुरक्षा करने का भी प्रयास सरकार ने किया। भूमि का मालिकाना अधिकार दिया। सहकारी आंदोलन आज बड़ी मजबूती से, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे एन वेंकैया नायडू जी, उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाया। और 2023-24 का जो बजट आया, भारत सरकार ने देखा होगा सहकारी आंदोलन को किस तरह से मजबूत करने के लिए फंड एलोकेट किए। और आज हमारी सहकारी समितियां उत्पादन, संग्रहण, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग यानी जो बाजार में बेचने की व्यवस्था है, उसमें क्रांतिकारी सुधार किए।
उसका परिणाम क्या हो रहा है जी? निश्चित रूप से हमारे जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने से, किसकी वजह से? उत्पादकता, इनकम बढ़ने से। एक तरफ भूमि पर मालिकाना आधार का अधिकार मिला, उनके सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ। वास्तव में जो जातीय व्यवस्था थी तो आधुनिकीकरण, संस्कृताइजेशन ने बहुत हद तक उसे कम किया। मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन ने, पाश्चात्यकरण, आधुनिकीकरण ने, और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक संपन्नता आती गई भू सुधार लागू करने के परिणाम स्वरूप। तो निश्चित रूप से क्या हुआ? उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ये सारे बिंदु आपको इसमें चर्चा करनी है। अब आपको यह पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कितना बेहतर आप बना सकेंगे। शब्द सीमा जैसा आपने देखा 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। आपका इसका 3 भाग आप बनाइए। प्रस्तावना, जिसमें आपको 15 वर्ड्स लिखने हैं। विस्तार, जिसमें आपको 120 वर्ड्स लिखने हैं। उपसंहार, जिसमें आपको 15 वर्ड्स लिखने। अब आपके दिमाग में 2-3 बिंदु बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि भाई यहाँ 120 वर्ड्स लिखने हैं, 115 वर्ड और 15 वर्ड लिखने हैं। तो जब आप प्रस्तावना लिखोगे तो सिंपल कैसे शुरू करोगे? बहुत की पॉइंट हुआ सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और भूमि सुधार, सीमांत और लघु कृषक सहायता की। ये 3-4 बिंदु से शुरू करोगे। सिंपल लिखोगे, भू सुधार का मूल उद्देश्य है सीमांत, लघु एवं भूमिहीन कृषकों के लिए भूमि का पुनर्वितरण करना था, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। और आंशिक रूप से भारत सरकार ने इसमें सफलता प्राप्त की। बस हो गया। विस्तार में आप भूमि सुधार के पार्ट बना लोगे 1, 2, 3, और उसमें जो मैंने अभी आपको चर्चा करी, इसमें आपका मध्यस्थों का उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ा, कैसे आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। जब मध्यस्थ खत्म हो जाएंगे, जमींदार लगान ये रैतवार और महलवार नहीं है, तो परिणाम क्या हुआ? उन्हें मालिकाना अधिकार मिल गया, सीधा भूमि से संबंध हो गया, उनकी इनकम बढ़ी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हुआ। काश्तकारी सुधार में ये जो आपने दूसरा काश्तकारी सुधार की बात आप करोगे, लगान को कम किया गया, काश्त अधिकार की सुरक्षा की गई, भूमि की सीलिंग एक्ट पास करके मालिकाना अधिकार दिया गया। इनके परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में निश्चित रूप से भारत के विभिन्न भागों में सुधार हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी तो सामाजिक स्थिति में स्वतः उन्नति हुई। और उपसंहार में क्या करोगे? ये नीति आंशिक रूप से सफल रही यदि इस नीति को पुनः आज डिजिटल इंडिया, यानी हमारा जो आईटी सेक्टर है, सूचना प्रौद्योगिकी है, उसका प्रयोग करके अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो निश्चित रूप से हम इस स्थिति को और बेहतर कर सकेंगे। विद्यार्थियों, धन्यवाद। अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे।